अभी की नजरें बस हमारी। अरे वाह, कितनी महंगी गाड़ी में बैठकर ससुराल जा रही हूँ। यहाँ सभी की नजरें बस हमारी ही कार पर होंगी। पूजा भी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी गाड़ी रुक गई और अरे क्या हुआ, ये गाड़ी कैसे रुक गई है? लगता है कि ये गाड़ी खराब हो गई है। माँ बाबा चलिए गाड़ी से निकलिए, हम दोनों को पैदल घर जाना होगा। क्या कहा? पैदल जाना पड़ेगा? लेकिन मेरा लहंगा बहुत ही ज्यादा भारी है। अब चलना है तो चलो वरना बैठी रहो। अंकित की बात को सुनकर पूजा को गाड़ी से निकलना पड़ा। पूरा परिवार भी गाड़ी से निकल गया था और सभी अपने कंफर्टेबल कपड़ों में अच्छे से चलने लगे। लेकिन पूजा का लहंगा बहुत ही ज्यादा हैवी था, साथ ही रास्ते पर भी कीचड़ हो रहा था, जिसकी वजह से पूजा का वहां चलना भारी हो रहा था। अरे नहीं, ये कीचड़ तो बहुत ज्यादा है। माँ जी, बाबा जी, अंकित जी, कोई तो मेरी मदद कीजिए। यहाँ एक बड़ा कीचड़ का गड्ढा है, मुझसे नहीं आया जाएगा, मेरे कपड़े भी खराब हो जाएंगे। हम क्या मदद करें? हम लोगों को क्या पता है कि हमें क्या करना है? चुपचाप आ जा, हम भी परेशान हो रहे हैं। अच्छा ठीक है माँ, कोई तो मेरी मदद करो। पूजा की बात को सुनकर भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। ऐसे ही पूजा चलती चली जा रही थी और कोई उसको पलटकर देख भी नहीं रहा था। हे भगवान, कैसे लोग हैं ये? नई नवेली बहू से ऐसे कौन रास्ता तय करवाता है? इन लोगों को तो मेरी फिक्र ही नहीं है। मुझे तो वो मंजर याद आ रहा है जब मैंने और मेरी माँ ने मेरी बहन को कीचड़ में ऐसे ही अकेला छोड़ा था। पूजा ऐसे बोलकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगी, जब उसने गायत्री को तंग किया था। टैक्सी वाले भैया, टैक्सी को रोकिए। क्या बात है पूजा, क्यों रुकवा रही हो? चल कर लो, बहुत देर बैठ गई तू टैक्सी के अंदर। अब जो निकल जाए यहाँ से। मजाक कर रही है? बाहर देख कितना कीचड़ है और बारिश भी आ रही है। तो क्या हुआ, तुझे क्या फर्क पड़ेगा कीचड़ से? तू तो खुद ही कीचड़ है। चल अब निकल जाए यहाँ से। नहीं माँ जी, ऐसे नहीं कहिए। अरे निकलती क्यों नहीं है? शारदा ने ऐसा बोलकर पूजा को ऐसे धक्के मारा कि वो बेचारी टैक्सी से ही बाहर आ गिरी और कीचड़ में गिर गई। माँ मुझे लग गई। चल काली, निकल जाओ यहाँ से। अब आना तुम भीगते हुए घर। तो उस काली को कुछ ऐसा ही महसूस हुआ होगा जैसा कि अब मुझे हो रहा है। पूजा ऐसे ही संभलते हुए चल रही थी कि तभी उसका पाँव फिसल गया, लेकिन वो गिरने से बच गई। कैसे कैसे डरते हुए अपने घर के गार्डन के दरवाजे पर पहुंची। उसका ससुराल बहुत ही आलीशान था। वाह, मेरी तो किस्मत खुल गई। आने में यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन यहाँ आना भी मेरा सफल हो ही गया। कितना बड़ा और अच्छा घर है। भाभी, आपके गृह प्रवेश के लिए एक बड़ा सरप्राइज आपका घर में इंतजार कर रहा है। क्या कहा? एक बड़ा सरप्राइज? मजा आएगा। पता नहीं मेरी काली बहन का प्रवेश कैसे हो रहा होगा। खैर वो तो करीब है, कुछ बेकार ही होगा। पूजा गायत्री के बारे में ऐसे ही सोचने लगी। वहीं दूसरी तरफ गायत्री का उसके ससुराल में गृह प्रवेश कुछ ऐसे हो रहा था। मेरे ससुराल वाले मुझे डोली में बिठा कर लाए हैं। क्या बात है? ये क्या, यहाँ इतने फूल क्यों गिरे हुए हैं? गायत्री का घर का मोहल्ला जहाँ से शुरू हो रहा था, वहाँ से गरीब घर वालों ने रास्ते पर फूल बिछाए हुए थे। जैसे ही डोली घर की गली के मोड़ पर मुड़ी तो आसपास के घर में रहने वाले लोगों ने बहू के ऊपर भर भर कर फूलों की बरसात की। वाह, क्या फूलों से भरा हुआ गृह प्रवेश है। जब तक गायत्री का ससुराल नहीं आया, लोग छतों पर फूल डालते ही रहे। कुछ ही देर में वो अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंच गई, जहां दरवाजे के बाहर से अंदर तक जाने के रास्ते में गुलाब के फूल ही फूल बिछे हुए थे। अरे वाह, इतने सारे फूल, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी भाभी, ये बताइए। आप हमारे घर आज पहली बार आई हो तो कम से कम आपका गृह प्रवेश तो अच्छे से करना बनता ही है ना। काव्या ने ऐसा बोलकर गायत्री के आगे कलश रख दिया, जिसके बाद उसकी सास शांति आरती की थाली लेकर आई। मेरी बहू आ गई, अब मेरे घर में खुशियाँ और दुगनी हो जाएंगी। मेरी प्यारी बहू आ गई है। हट जा काव्या, मुझे मेरी बहू की आरती करके इसकी नजर उतारने दे। कितनी सुंदर लग रही है मेरी प्यारी बहू। शांति ने ऐसे ही प्यार से अपनी बहू की आरती की। गायत्री का गरीब ससुराल होते हुए भी बिल्कुल वैसे गृह प्रवेश हो रहा था जैसे कि हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है। वहीं दूसरी तरफ पूजा। माँ जी, यहाँ गार्डन में इतने कांटे क्यों पड़े हुए हैं? कांटे उठाने वाला नहीं आया तो ऐसे ही पड़े रह गए। उसे देख क्या रही है बहू? अंदर आ जा। अंदर आ जाऊं? लेकिन कैसे माँ जी, यहाँ तो कांटे हैं। ओहो, अब ये भी हम ही बताएंगे कि अंदर कैसे आना है। पैरों से आओ और कैसे आओगी? चलो माँ, हम चलते हैं। सड़क की ही तरह घर के गार्डन के रास्ते में किसी ने पूजा के ऊपर ध्यान नहीं दिया और पूजा को छोड़कर सभी कांटों से बचते हुए घर के अंदर को चले गए। बस पूजा ही थी जो नहीं जा पाई और वो पीछे से अपने लहंगे को संभालते हुए आगे बढ़ने लगी। ओ माँ, बचा लो, ये कांटे कहीं मेरे चुभ ना जाए। अंकित जी, मेरी
मदद कीजिए, ऐसे तो आने में मैं गिर जाऊंगी। कैसा पति है मेरा, मुझे यही छोड़कर खुद चला गया है। अंकित जी। पूजा ने अंकित को काफी आवाज दी, लेकिन अंकित ने उसकी हर एक आवाज को सुनकर भी अनसुना कर दिया और उसकी मदद के लिए नहीं आया। कैसे कैसे पूजा अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंची, जहां आखिरकार मैं आ ही गई, वरना तो मुझे लगा था कि मैं उन कांटों में ही गिर जाऊंगी और मुझे चोट आ जाएगी। पूजा डरते डरते दरवाजे पर पहुंची, जहां भी उसके लिए एक सरप्राइज था। वहां एक दरवाजे के सामने बड़ा सा सांचा रखा हुआ था, जो कि ऊपर से ढका हुआ था। उसके अंदर क्या था कुछ पता नहीं चल रहा था, और दूसरी तरफ एक फूलों का बना हुआ रास्ता था। बहू, तू अपने घर के दरवाजे पर आखिरकार आ ही गई, लेकिन अभी तेरा गृह प्रवेश होना बाकी है। जी बाबा, शायद अब मेरे साथ कुछ अच्छा हो। बहू, ज्यादा ख्याली पुलाव बनाने की जरूरत नहीं है। मैं बता रही हूँ कि तुझे क्या करना है। हम तेरा गृह प्रवेश तो करवाएंगे, लेकिन इतने सिंपल तरीके से नहीं। मैं तुझे घर में लूंगी, लेकिन तुझे मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर तेरे सवाल का जवाब मुझे पसंद आया तो तू इस फूलों के रास्ते से अंदर आएगी, और अगर मुझे वो ठीक नहीं लगा तो। सुजाता ने ऐसा बोलकर उसे सांचे के ऊपर से कवर को हटाया और उसके नीचे से सुलगते हुए अंगारे, जिसे देखकर पूजा की हालत खराब हो गई। माँ, ये क्या है? ये आग? प्यारी बहू, अब मैं तुझे दोबारा से नहीं समझाऊंगी, ठीक है ना? तो मेरा पहला सवाल है, चल बता कि क्या तेरी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान था या फिर है जिसको तू जरा भी पसंद नहीं करती? देख, झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना है ना माँ जी? ठीक है, हाँ बताती हूँ। हाँ, मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान है जिसको मैं जरा भी पसंद नहीं करती हूँ, और वो है मेरी खुद की ही बहन। ओह अच्छा, वैसे मुझे ये जवाब ठीक नहीं लगा। जिस बहन के साथ तू बचपन से लेकर जवान हुई, उसी को नापसंद करना ये कोई अच्छी बात नहीं है ना? और तू अपनी बहन की अपनी नहीं हो पाई तो क्या तू मेरी बेटी को अच्छे से अपनी बहन समझकर रखेगी? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तू अंगारों पर से आ। माँ जी, लेकिन मैंने तो सच कहा था ना, और मैं इन अंगारों पर कैसे आ सकती हूँ? ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म। अंकित जी, माँ से कहो ना। मैं क्या कहूँ, ये तो मेरी माँ का आदेश है। अंकित की बात को सुनकर पूजा के दिमाग में फिर से एक पुराना लम्हा गुजर गया। चल, अगर तुझे बाहर जाना ही है ना, तो इन ग्लास के टुकड़ों पर चलते हुए जाना। ऐसे मत बोल पूजा, ये कांच के टुकड़े बहुत ज्यादा दर्द देंगे मुझे। मेरी किताबें लेने देना। जरा भी नहीं, अगर किताबें चाहिए तो इन कांच के टुकड़ों पर से ही जाना पड़ेगा। पूजा ने गायत्री की कॉलेज की किताबें ली थी, और जब गायत्री ने उसके ऊपर उन्हें मांगने को जोर दिया तो उसने उसे सताने को एक कांच का गिलास तोड़ दिया, जिस पर चलते हुए आने को उसने गायत्री से कहा। गायत्री का अगले दिन का पेपर था, वो मजबूर हो गई और उसने उस गिलास पर चलकर ही अपनी किताबों को वापस लिया। आज तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। क्या हुआ बहू, क्या सोचने लग गई? कहीं अपनी करतूतें तो याद नहीं आ रही हैं? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। लेकिन माँ जी ये बताइए कि मैं भला इसके ऊपर कैसे चल सकती हूँ? ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म होंगे ना? ये तो तेरे अंदर की जलन की गर्मी से तो कम ही है बहू, चल अब आजा। पूजा चाहती तो नहीं थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसने एक पांव को अंगारे पर टिकाया, और वो दूसरा बस रख ही रही थी कि उसे वो इतना तेज गर्म लगा कि पूजा का पांव पीछे ही हो गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। नहीं हो पाएगा माँ जी, नहीं हो पाएगा। एक तरफ पूजा से दर्द में थी, तो वहीं दूसरी तरफ गायत्री का गृह प्रवेश कुछ ऐसे हो रहा था। माँ जी कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से मेरा गृह प्रवेश करवा रही है। सच्ची हेलो हो गई आरती। अब मेरी बहू को कोई बुरी नजर या कोई बुरी बला कुछ नहीं कर पाएगी। बहू आजा, अब तो इस कलश को गिराते हुए मेरे घर के अंदर आजा, और इस घर को तू अपनी रोशनी से रोशन कर दे। जी माँ जी। गायत्री खुशी खुशी अपने ससुराल में आई। उसने अपने पांव से आहिस्ता से कलश को गिराया और वो घर के अंदर आ गई। गायत्री का गृह प्रवेश बहुत ही अच्छे से हुआ था। वहीं दूसरी तरफ माँ जी, अंदर आने दो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तुझे दूसरे सवाल का जवाब देना होगा। अगर वो जवाब हमें सही लगा तो फूलों पर से आ जाना। हाँ तो बहू, दूसरा सवाल ये है कि तू अपने घर में किस तरह से रहती थी, सच बताना। मैं घर में कैसे रहती थी? मैं तो कुछ नहीं करती थी। अगर मैंने झूठ बोला और कहा कि मैं सब करती थी तो हो सकता है कि ये लोग कहें कि जब तुम सब करती ही थी तो तुम इस घर के लायक नहीं हो। नहीं नहीं, अब वो मैं अपने मायके में कुछ भी नहीं करती थी। बस सारा दिन इधर उधर बैठकर गुजारा करती थी। वो क्या है ना, मैं इकलौती थी ना, इसलिए। अपना जवाब देकर पूजा चुप हो गई। उसे उसकी सास और ससुर देख रहे थे और
बहू, तेरे अंदर कोई भी क्वालिटी ऐसी नहीं है कि तुझे इस घर की बहू बना दिया जाए। सच में तू बहुत ही ज्यादा बुद्धू और कामचोर किस्म की लड़की है। जो लड़की अपने घर से कुछ ना करते हुए और कुछ ना ही सीखते हुए आई हो, वो हमारे घर में क्या ही करेगी। इसीलिए तुझे अभी भी खुद को साबित करने को अंगारों पर से ही आना होगा। नहीं माँ जी, ऐसे नहीं बोलिए। एक ही बार में मेरा पाँव बुरी तरीके से जल गया है, अब मुझसे नहीं आया जाएगा। पूजा गिड़गिड़ाने लगी। बेचारी पूजा ने क्या क्या उम्मीद लगाई थी। उसका ससुराल में महंगे तोहफे और खूब अच्छे से प्रवेश होगा, लेकिन सभी कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ ही हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ माँ जी, बाबा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बहू, हमारा आशीर्वाद तो तेरे साथ ही है हमेशा। कितना अच्छा परिवार है मेरा। भाभी, ये लो, मेरी और भाभी की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। क्या तोहफा है? बेटा, मैं कोई अमीर तो नहीं हूँ। ये चांदी की एक अंगूठी है जो मैंने 1 साल पैसे जोड़कर खास तेरे लिए बनवाई है। बहू, इसको मेरे पूरे परिवार की तरफ से तोहफा समझकर अपना ले। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? आप लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मेरे लिए काफी नहीं था क्या? अरे बहू, ये तो हमारी बस एक छोटी सी खुशी है, तू ऐसे क्यों सोच रही है? रख ले। गायत्री को गरीबों ने तोहफा भी दिया, जिसके बाद गायत्री को बहुत ही अच्छे से घर में बुलाया गया और उसे उसका कमरा दिखाया। वहीं पूजा अभी भी अपने घर के बाहर ही खड़ी हुई थी। माँ जी, यहाँ कोई मजाक हो रहा है क्या? आपने ऐसे आग पर चलने को मजाक समझा हुआ है? मेरा पूरा पाँव जल गया है और आप चाहती हैं कि मैं इन्हीं अंगारों पर से होते हुए घर के अंदर को आऊं? पूजा की बात को सुनकर सुजाता मुस्कुराने लगी और अब ये तेरी अग्नि परीक्षा है तो इसको हमें लेना तो पड़ेगा ही ना। चला। सुजाता पूजा के लाख मनाने के बावजूद भी नहीं मानी और उसके बोलने पर मजबूर पूजा ने फिर से कोशिश की, लेकिन वो फिर से दर्द के मारे उस जगह को पार नहीं कर पाई। माँ जी, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। मुझे नहीं पता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगी। पूजा की बात को सुनकर भी सुजाता का या किसी और का उसके ऊपर तरस नहीं आया और जब खुद पर यही सब बीती तो कैसा लगा, और जब तू ये किसी मासूम के साथ करती थी तो सोच कि उसे कैसा महसूस होता होगा। बहू, मैं समझ रही हूँ माँ जी कि मुझे किस चीज की आप सजा दे रही है। मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं तुझे बता दूं ना कि मैं कौन हूँ तो तू हैरान हो जाएगी। जिस बच्ची को अनाथ समझकर तुम माँ बेटी ने जुल्म ढाया था ना, मैं उसकी माँ की ही सहेली हूँ। वो सहेली जो उसकी माँ से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। क्या? तो इसका मतलब क्या आप गायत्री की माँ की सहेली है? हाँ, सही कहा तुमने। और तुम्हारी बहन का पति अमित, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए तुम जब जब उसके ऊपर कोई जुल्म करती थी वो अमित को बताती थी और वो मुझे बता देता था। अगर हम चाहते ना पूजा तो पल भर में तुमसे रिश्ता तोड़कर तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ते, लेकिन माँ ने तुम्हें सबक सिखाने को मेरी शादी तुमसे करवाई। हर उस दर्द का बदला ले लूंगी मैं तुझसे जो तूने मेरी बेटी जैसी गायत्री को दिया है। चल अब अंदर आजा, बाकी का हिसाब हम सुबह को निकालेंगे। सुजाता की बात को सुनकर पूजा टेंशन में आ गई। वो घर के अंदर को आ तो गई थी, लेकिन उसे सुजाता की बात को सुनकर घबराहट हो गई। गायत्री की माँ की सहेली गायत्री को अपनी बेटी की तरह मानती है और मेरी हर करतूत का इन्हें पता है। पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। मेरा पाँव। दर्द हो रहा है? बहुत अच्छे। दूसरों को दर्द देने वाले को कभी भी सुकून नहीं मिलता। बहुत बढ़िया, ऐसे ही तड़पो। अंकित ने पूजा को कमरे तक आने में भी मदद नहीं की। पूजा कैसे कैसे कराहते हुए अपने कमरे तक पहुंची और चिंता की वजह से वो सारी रात सो भी नहीं पाई। ऐसे ही दिन निकल आया और आज के दिन दोनों बहनों की पहली रसोई से पहले पगफेरे की रस्म होनी थी। नमस्ते माँ बाबा। ऐसे तैयार होकर हमारे ऊपर यूं सितम न ढाओ। चुप कीजिए। माँ जी बताइए, मेरी तैयारी ठीक तो है ना मायके पगफेरे के लिए जाने को? बहुत अच्छी है, नजर ना लगे। शांति ने गायत्री को नजर का टीका लगाया, जिसके बाद वो सभी गायत्री के मायके जाने को निकल गए। कुछ ही देर में वो रिक्शा से वहां पर पहुंच भी गए और शारदा ने उनका स्वागत किया। आइए आइए। अरे ये कल्लो का रंग तो आज बड़ा खिला खिला लग रहा है। क्या बात है, ससुराल का पानी रास आ गया क्या? क्या सोच रही हैं समधन जी? कुछ नहीं, आप बैठिए। माँ जी पूजा नहीं आई है अभी? पता नहीं मेरी बच्ची क्यों नहीं आई है, उसका तो फोन भी नहीं लग रहा है। दोबारा मिलाती हूँ। शारदा ने पूजा को फोन मिलाया, जो काफी कोशिश के बाद जाकर उठा और हेलो हेलो माँ। पूजा कहाँ है तू? मैं कब से तेरा फोन मिला रही हूँ बेटा।
माँ मुझे इन लोगों के बीच से ले जाओ। ये मुझे फिर से आग के अंगारों पर चलाएंगी और मुझे मार भी देंगी। बेटा क्या बात है, क्या हुआ, मुझे बता। नहीं माँ, वो आ जाएंगे, आ जाएंगे। पूजा ने ऐसा बोलकर फोन काट दिया। उसकी बात को सुनकर शारदा को टेंशन हो गई थी, इसीलिए वो जल्दी से पूजा के ससुराल पहुंची। उसके साथ साथ गायत्री भी अपने ससुराल वालों के साथ वहां पर गई। और कहाँ है मेरी बच्ची, बताओ। अरे समधन जी, ऐसे कौन आता है, ना फोन ना ही कोई खबर। और यही है आपकी बच्ची, हमने कौन सा मार दिया है उसे। देखो मुझे समझदारी नहीं करनी। कहाँ है मेरी बच्ची, जल्दी से बता दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। शारदा भी ऐसी बोल ही रही थी कि तभी उसकी आवाज को सुनकर पूजा कमरे से गिरती पड़ती निकल आई। और पूजा, ये क्या हाल कर दिया है तुमने मेरी बेटी का? पूजा। सभी ऐसे ही हैरान हो गए कि तभी सुजाता बोली, अनिकेत भाई, मैं याद नहीं हूँ आपको? मैं आपकी पत्नी की सहेली सुजाता हूँ। कोई नई आपकी जिंदगी में आई हुई मेहमान सुजाता नहीं हूँ। सुजाता यानी कि तुम गायत्री की माँ की सहेली सुजाता हो? ये बात सामने आते ही सभी तरफ को सन्नाटा हो गया। और क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? तो इसका मतलब मैंने गलती से अपनी बेटी को अपने दुश्मनों में दे दिया। हाँ, शायद ये दोस्ती ना होती अगर तुम गायत्री की माँ को चालबाजी से बीमार न करवाती और अनिकेत भाई की जिंदगी में ना आती। लेकिन तुमने ऐसा किया, और तो और जब तुम्हारा इस सब से भी मन नहीं भरा तो तुमने उसकी छोटी सी मासूम बच्ची पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया ना। लेकिन उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं बेखबर और मजबूर थी, लेकिन अब नहीं हूँ। सुजाता की बात को सुनकर शारदा की रूह कांप गई कि तभी मुझे माफ कर दो। यहाँ सभी के सामने मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सुजाता मुझे माफ कर दो। तुम मेरे किए की सजा मेरी बेटी को नहीं दो। और इसकी क्या गलती है, इसने तो बस वही किया जो कि इसने अपनी आंखों से देखा। अगर इसने किसी को ताने मारे तो मेरी वजह से, किसी के साथ बुरा किया तो मेरी वजह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी बुरी है। मुझे माफ कर दो। शारदा ने ऐसा बोलकर सुजाता के आगे हाथ जोड़ लिए। गायत्री को पता भी नहीं था कि उसके लिए उसके अपने पराये होते हुए भी खड़े हुए थे। गायत्री की आंखों में सुजाता को देखकर आंसू आ गए क्योंकि उसे उसके अंदर अपनी माँ की झलक दिखाई दे रही थी। सुजाता ने गायत्री को गले लगाया और पूजा को भी उसने माफ कर दिया, जिसके बाद उसने पूजा पर भी कोई जुल्म नहीं किया और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।